वेलकम बैक। तो बात हम कर रहे थे कंडीशनल फ़्लो इन फ़्लो चार्ट्स, और इस हवाले से हम एक एग्जांपल पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिस एग्जांपल में हमने देखा कि क्या सिचुएशन है जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी फ़्लो चार्ट में कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, और जब हमें कंडीशंस लगानी पड़ती हैं तो उस सूरत में हमें कैसे डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना पड़ता है, और हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स आते हैं। इसी से रेलिवेंट हम कुछ एग्जांपल्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8, 9 और 10। एग्जांपल नंबर 8, 9 और 10, ये तीनों एग्जांपल्स भी इसमें जो हमारा की फोकस रहेगा वो रहेगा कंडीशनल फ़्लो पे। डेफिनेटली जब हम कंडीशनल फ़्लो की बात करते हैं तो उसमें हमारा फोकस इस चीज़ पे भी रहेगा कि किस तरह से हम एक कंडीशन लगाकर किसी डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 की हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 ये है कि वी हैव टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन अनइक्वल नंबर्स। कि हमें तीन नंबर्स दिए जाएंगे और वो तीनों नंबर अनइक्वल होंगे। उन तीनों नंबर्स में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर लार्जर है। ये सिंपल सा एक हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप कह सकते हैं मौजूद है। अब इसके अगेंस्ट हमें फ़्लो चार्ट क्रिएट करने, यहाँ तक इस सिचुएशन को समझें। यानी कि हमें यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें, आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम कोई फ़्लो चार्ट बनाने जाते हैं तो तीन चीज़ें जो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इनपुट क्या रिक्वायर्ड है। तो इनपुट में हमें चाहिए 3 नंबर्स, और 3 ऐसे नंबर्स चाहिए। आखिर में अगर आप देखें तो उसने कहा 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, तो दीज नंबर्स शुड बी अनइक्वल। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 अनइक्वल नंबर्स। ये हमें इनपुट में चाहिए। तो इनपुट चाहिए तो डेफिनेटली इसके लिए हमें यूज़र से हेल्प चाहिए होगी। दूसरी चीज़ हमने स्टेटमेंट में क्या देखनी है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन। उससे पहले हमने देखनी है प्रोसेसिंग क्या करनी है। प्रोसेसिंग हमने ये करनी है लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन नंबर्स। हमने वर्किंग करनी है, और वर्किंग करके हमने लार्जर नंबर के बारे में बताना है। सिंपल सा सिनेरियो है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो वर्किंग होगी वो जो थ्री गिवन नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हमें स्टोर करना है। स्टोर थ्री नंबर्स वन बाय वन, और फिर हम उसको चेक करेंगे। अच्छा, ये इस पे वर्किंग चल रही है हमारी। हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे हमें कोई डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो डिसीजन हमें क्या लेना पड़ेगा, बिल्कुल थ्री गिवन नंबर्स हैं उनमें से हमें क्या करना है कि एक लार्जर नंबर बताना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख रहा हूँ डिसीजन, भी आप लिख सकते हैं। डिसीजन मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा जो हमने टर्म यूज़ की थी कंडीशनल फ़्लो के लिए या कंडीशंस के लिए, वो यूज़ की थी डिसीजन मेकिंग की। आप डिसीजन लिख लें या कंडीशन लिख लें, जो भी लिख लें। तो हमें डिसीजन यहाँ पे क्या लेना है कि लार्जर नंबर इन तीनों में से कौन सा है, ये हमें डिसीजन लेना है। और आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है, हमें इन तीनों में से जो भी लार्जर नंबर है जो हम फाइंड आउट करेंगे उसको हमें आउटपुट में डिस्प्ले करना है। तो इस स्टेटमेंट को सामने रख के हमने ये चारों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। जो सिंपल फ्लो चार्ट्स हमने पढ़े थे उसमें ये डिसीजन वाला फैक्टर नहीं होता। बाकी तीनों फैक्टर सिंपल फ्लो चार्ट्स में भी मौजूद होते हैं। अगर बाज़ का ये होता है कि हमें सिर्फ प्रोसेस और आउटपुट करना होता है, उस सूरत में जो इनपुट है वो हमें डायरेक्टली मिल जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर दी एग्जाम्पल नंबर 8 में से। अब हम इसको ज़रा समझते हैं कि जो फ्लो चार्ट क्रिएट किया गया है ये किस बेस पे क्रिएट किया गया है। तो फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट में हमारे पास उसने जो सोल्यूशन दिया है वो सोल्यूशन ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है। डेफिनेटली हम फ्लो चार्ट की जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उस फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनपुट में हमें 3 अनइक्वल नंबर चाहिए। तो उसको जब हमने फ्लो चार्ट में शो करना है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ करना है। सेम वही उसने पैरेललोग्राम वाला इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ किया, और उसमें हमने लिख दिया इनपुट n0, n1, n2, n3। अब ये जो 3 अनइक्वल नंबर्स हैं ये हमारे पास आ गए n0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा n1, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा n2। तो ये हमने उसे बता दिया कि 3 नंबर यूज़र से हमने इनपुट के तौर पर लेने हैं। यूज़र जो भी तीनों नंबर देगा वो इनमें आके स्टोर होंगे। आप इसको इस तरह से समझ लें, हम इन्हें वेरिएबल भी कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने उन्हें ये बता दिया फ्लो चार्ट में कि फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया जब ये प्रोसेस, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें इनपुट चाहिए दीज 3 नंबर्स। अच्छा जी, वर्किंग हमने क्या करनी है, मैंने आपको बताया था हमें ये नंबर स्टोर करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जिसमें हम लार्ज नंबर स्टोर करवा सकें। अभी हमें कंफर्म नहीं है लार्ज नंबर कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वही लार्ज नंबर है, वो हमने स्टोर करवा दिया।
अच्छा, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि कहीं N1 में तो लार्ज नंबर नहीं है, उससे कंपेयर करेंगे, अगर नहीं है तो N2 में चेक करेगा, अगर है तो लार्ज में हम N1 वाला नंबर स्टोर करवा देंगे। इसी तरह से हमने फिर चेक करना है कि कहीं N2 में तो लार्ज नंबर नहीं है या N2 लार्ज नंबर से ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि जो लार्ज नंबर है वो N2 है, तो उस केस में हम लार्ज में N2 स्टोर करवा देंगे, अदरवाइज जो भी लार्ज में वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देंगे। अब ये मैंने जितनी बात आपको कही है मोस्ट प्रोबेबली आपको ये 60-70% समझ में आई होगी। अब ये बात मुकम्मल तौर पे समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने कोई से 2-3 नंबर सपोज करूँगा, उसकी बेस पे हम इसका एनालिसिस करके देखेंगे। तो सपोज करते हैं जी, फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 4 N0 में स्टोर हो गया, यूज़र ने हमें एक नंबर दिया। फिर सपोज करें यूज़र ने एक नंबर दिया हमें 9, फिर सपोज करें यूज़र ने हमें एक नंबर दिया 5। तो ये 3 नंबर्स हमें यूज़र ने दिए। अब यहाँ पे आपने चेक किया कि ये सेकंड स्टेप में फ़्लो चार्ट में यहाँ पे आके ये नंबर्स स्टोर हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूँ कि ये इस फ़्लो चार्ट से प्रोग्रामर के अंडरस्टैंड करेगा, वो इससे कैसे मदद लेगा। तो ये हमने तीनों नंबर स्टोर कर लिया, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जब स्टेप नंबर 3 में है, जहाँ पे ये प्रोसेस सिंबल बना हुआ है लाइट ब्लू बैकग्राउंड में, जिसमें हमने क्या किया, लार्ज इज इक्वल टू N0। जब हमने किया लार्ज इज इक्वल टू N0, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि लार्ज में, मैं यहाँ पे लार्ज की वैल्यू भी साइड पे लिख देता हूँ कि साइड पे लार्ज की वैल्यू हम लिखते हैं, लार्ज में N0 की क्या वैल्यू है 4, तो लार्ज में बेसिकली हमने क्या स्टोर कर दिया 4, ठीक है। हमने इसकी बेस पे हमने कहा कि सपोज करते हैं जी फर्स्ट वैल्यू ही लार्ज है, हमने स्टोर कर दिया, तो लार्ज में आ गया 4। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, नीचे जब हम आए, अब हमें कंफर्म नहीं था कि लार्ज में हमने जो वैल्यू एंटर किया है वो फर्स्ट वैल्यू ही लार्ज नंबर है, ये कंफर्म नहीं है ना, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमने उसमें रख के देखती है। अब लार्ज में पड़ी है फर्स्ट वैल्यू, उसको अब हमने सेकंड से कंपेयर करना है, तो हमने कंपेयर किया N1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। तो N1 में क्या पड़ा हुआ था 9, हमने चेक करना है 9 इज़ ग्रेटर देन लार्ज में क्या फ़र्क है 4, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है या फॉल्स है। जब हमने चेक किया तो ये हमें पता चला कि येस 9 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये हमारे पास ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है ये हमारे पास होगी ट्रू। जब ट्रू हुई है तो इसका मतलब अब ये नो वाले केस में तो नहीं ना जाएगा, ये येस वाले केस में जाएगा। येस वाले केस में हमारे पास अगेन प्रोसेस सिंबल यूज़ हो रहा है और लार्ज की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, इसका मतलब कि N0 बड़ी वैल्यू नहीं थी, N1 बड़ी वैल्यू थी, तो हम लार्ज में क्या स्टोर कर देंगे N1। N1 में क्या पड़ा हुआ था 9, तो अब लार्ज की वैल्यू यहाँ पे देखें चेंज हो जाएगी, लार्ज की वैल्यू पहले 4 थी, अब लार्ज की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे ये लार्ज की वैल्यू चेंज कर दी है, इस वैल्यू की हम बात करें। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे ये चेक करेगा, आगे सेकंड कंडीशन लगी हुई है, उसमें हम चेक करेगा। अभी हमने ये दो वैल्यूज़ में से कंपैरिजन किया तो हमें पता चल गया कि N0 और N1 में से N1 ग्रेटर है। अभी हमने जो नेक्स्ट जो वैल्यू है, यानी कि जो थर्ड वैल्यू है, वो अभी कंपेयर नहीं की, तो हमें ये तो पता चल गया पहली दोनों वैल्यूज़ में से जो लार्ज में हमने वैल्यू स्टोर किया वो बड़ी है। अब हमने थर्ड वैल्यू से भी कंपेयर करना है, तो हमने दोबारा वही कंडीशन लगाई, N2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू है 5, तो 5 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, लार्ज में क्या पड़ा हुआ है 9, क्या 5 9 से ग्रेटर है। ये हम जब चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स। 5 इज़ ग्रेटर देन 9, नो, तो नो के केस में क्या करेगा, लार्ज की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लार्ज में जो पहले वैल्यू पड़ी है वो ही ग्रेटर है, जो नई वैल्यू है N2 की वो उससे ग्रेटर नहीं है। तो नो के केस में वो क्या करेगा कि हमने तीनों वैल्यूज़ कंपेयर कर लिए, तो इसका मतलब लार्ज में जो वैल्यू पड़ी हुई है वही इन तीनों वैल्यूज़ में से सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, तो वो इस वैल्यू को क्या करेगा आगे फर्दर जाके। अब हमने डिसीजन ले लिया, डिसीजन में हमें पता चला कि लार्ज नंबर कौन सा है 9, ठीक है। तो आउटपुट में हमने क्या लार्ज नंबर शो करवाना है, तो आउटपुट में हमने लिख दिया प्रिंट लार्ज। जो प्रिंट लार्ज क्या प्रिंट करवाएगा, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर क्या है 9, सिंपल। तो इस तरह से ये एग्जांपल हमारी वर्किंग करेगी, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 8। अच्छा, इसी के अगर हम नीचे जाएं तो एक फ्लो चार्ट अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूं एक ही प्रॉब्लम के अगेंस्ट, तो शायद वो थोड़ा डिफरेंट हो। वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको दी जाए और आप उसके अगेंस्ट फ्लो चार्ट क्रिएट करें, तो ये एन मुमकिन है कि आप जो फ्लो चार्ट क्रिएट करें वो टोटली डिफरेंट हो। इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना है। अब यहाँ पे इसी चीज़ के अकॉर्डिंगली जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उसके अगेंस्ट उसने दो डिफरेंट स्टाइल्स में फ्लो चार्ट बनाया है और ये दोनों तरह से ठीक है, ठीक है।
इसमें एक आध मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने उसको कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। लॉजिक मैंने आपको सारी बता दिया। स्टार्ट किया है, 3 नंबर इनपुट लिया है हमने, यहाँ पे 3 नंबर इनपुट लेके N0 N1 N2 में स्टोर करवाया, उसने ABC में स्टोर करवा लिया, और उसके बाद उसने 1 बाय 1 कंडीशन चेक कर लिया। A इज़ ग्रेटर देन B, इफ़ येस देन A को C से कंपेयर करें, इफ़ नो देन B को C से कंपेयर करें। अल्टीमेटली आपके पास आउटपुट में वो वैल्यू आ जाएगी जो ग्रेटर होगी, ठीक है, यस नो के केस में। यहाँ पे आपको एक करेक्शन करनी है, और वो ये है कि जहाँ पे आउटपुट C लिखा हुआ है, यहाँ पे जो सिंबल यूज़ हो रहा था वो था पैरेललोग्राम। तो ये आउटपुट C वाला सिंबल, आप आउटपुट A और आउटपुट B का सिंबल ठीक है, इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट C के लिए भी हमने इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ करना है, रेक्टेंगल यूज़ नहीं करना। तो इसको आपने ये करेक्शन एक है, ये आपने कर लेनी है। कंडीशनल फ्लो की नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में देखते हैं हमारे पास क्या डेटा है। एग्जांपल नंबर 9 में स्टेटमेंट है हमारे पास, टू असाइन अ ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स। आपने क्या करना है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स की बेस पे आपने ग्रेड असाइन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इस स्टेटमेंट को अगर हम सामने रखें तो वो उसी तरह से रिक्वायरमेंट्स पहले समझें। इनपुट हमें क्या चाहिए, इनपुट हमें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए होंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स हमें रिक्वायर्ड है, और ऑब्टेन्ड मार्क्स के साथ साथ हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स भी हमें यूज़र से चाहिए। तो वो हमने टोटल मार्क्स भी यहाँ पे लिख लिए। ये वो दो चीज़ें हैं जो यूज़र को हमें प्रोवाइड करनी है, सॉरी यूज़र ने हमें प्रोवाइड करनी है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि प्रोसेस क्या करवाना है। प्रोसेस हमने ये करवाना है टू असाइन ग्रेड टू, अब हमने ग्रेड असाइन करना है ना, तो ग्रेड असाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ज़रूरी है। तो हमें प्रोसेस में परसेंटेज फाइंड आउट करवानी है, फिर हमने इस परसेंटेज को कैलकुलेट भी करवाना है और स्टोर भी करवाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोसेस में क्या करना है, कैलकुलेट एंड स्टोर परसेंटेज, सिंपल, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास प्रोसेस हमने करना है। हमें क्या यहाँ पे कोई डिसीजन भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल हमें डिसीजन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट परसेंटेज के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो मौजूद है ग्रेड्स का। तो डिसीजन हमें क्या लेना पड़ेगा, असाइन ग्रेड्स, हमें ग्रेड्स असाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, आउटपुट में हमने क्या बताना है, आउटपुट में हमने ये बताना है कि किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट कौन सा ग्रेड आया है। तो आउटपुट में हमें वो रेलिवेंट ग्रेड बताना है। तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि डिसीजन क्या लेना है, और डिसीजन लेने के अलावा आउटपुट क्या हमने यूज़र को शो करनी है, और प्रोसेस क्या करवाना है। ये चारों चीज़ें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैंने अंडरस्टैंड कर ली हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब ज़रा समझते हैं कि ये फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट किया गया, जो हमारे सामने इतना कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है, जो कि इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जब उसने इनपुट की बात किया तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट किया हमने, हमें ये दो चीज़ें इनपुट के तौर पे चाहिए थी, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। तो ये दोनों चीज़ें उसने इनपुट आउटपुट सिंबल में मेंशन कर दी, इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी हमने, परसेंटेज कैलकुलेट की, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, फार्मूला अप्लाई किया, यहीं पे कैलकुलेट भी कर लेगा और इसको स्टोर भी कर देगा किस में, परसेंटेज वेरिएबल में। तो ये दोनों काम भी हमने कर लिए, हमने उसको कैलकुलेट भी कर लिया और उसके अलावा हमने उसको इसी तरह से स्टोर भी कर दिया। ये दो काम हमने कर रहे हैं, तो दोनों काम हम ये इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में कर रहे हैं। अब आ जाते हैं डिसीजन वाले सिनेरियो में। डिसीजन आपको पता है ग्रेड्स हमारे पास डिफरेंट है, ए प्लस ग्रेड होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और इस तरह से एफ ग्रेड तक। तो अब इसके जितने ज़्यादा ग्रेड्स हैं हमें उतनी ज़्यादा कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। अब कंडीशन जब हम लगाएंगे तो अगेन हमें डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर हम कंडीशन लगाते जाएंगे। कंडीशन हम ये लगाएंगे, अगर परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट किया वो ग्रेटर देन 80 है, इफ़ यस देन ग्रेड इज़ ए प्लस, ठीक है। इफ़ नो देन वो आगे कंपेयर करेगा कि अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो क्या ग्रेटर देन 70 है, इफ़ यस देन ग्रेड इज इक्वल टू ए। तो इस तरह ये चेक करता जाएगा। अगर वो अप्रोप्रिएट परसेंटेज उस ग्रेड की होगी तो वो यस करके ग्रेड की जो वैल्यू है, ग्रेड की वैल्यू में वो रेलिवेंट ग्रेड स्टोर कर देगा, ठीक है। तो सपोज करें कि परसेंटेज कैलकुलेट की गई थी और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद प्रोसेस के नतीजे में जो परसेंटेज आई थी यूज़र की, सपोज करें वो आई थी हम सपोज करते हैं 68%, ये लें जी 68%, ठीक है। ये यहाँ पे फार्मूला के अगेंस्ट कैलकुलेट हुई और वो परसेंटेज यहाँ पे स्टोर हो गई। अच्छा, अब ये परसेंटेज तो स्टोर होगी। अब हम आगे चलते हैं। डिसीजन वाले सिनेरियो में हमने यहाँ पे ये देखा कि अब ग्रेड्स असाइन करने,
ग्रेड्स उसने असाइन किए, तो जो रेलिवेंट ग्रेड है वो ग्रेड वेरिएबल में जाके उसने उसको असाइन करना है। अच्छा, 68% के केस यहाँ पे आया, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 नो, उसके बाद वो यहाँ आया, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 नो, उसके बाद यहाँ पे आया थर्ड डिसीजन मेकिंग सिंपल में, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 यस, हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है, दैट इज 68%। यस के केस में इधर आएगा और ग्रेड क्या साइन करेगा, बी। अब ये बी ग्रेड कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, ग्रेड बी। इतनी बात आप समझ चुके हैं। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ये ग्रेड आपका स्टोर हो गया। अब जब ये ग्रेड बी पे आ जाएगा, अब ये बाकी डिसीजंस नहीं चेक करेगा, ये भी याद रखना आपने। जब ये फ्लो किस तरह से चल रहा है, जब हम इधर येस के केस में ग्रेड बी पे आ गए, अब जो फ्लो चार्ट है ये अब वापस अगले डिसीजन मेकिंग सिंबल की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये फ्लो लाइन नीचे आ रही है, उसके बाद ये फ्लो लाइन इधर आ रही है, और इसके साथ ही ये फ्लो लाइन यहाँ पे प्रिंट ग्रेड वाले सेगमेंट में आ रही है। तो आउटपुट में क्या शो करवाएगा, हमने आउटपुट में ग्रेड शो करवाना था, ग्रेड में क्या लिखा हुआ है, बी, तो आउटपुट में बेसिकली हमें क्या शो करवाएगा, बी, सिंपल। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स डाल के कि हमारा रेलिवेंट ग्रेड क्या आ रहा है। ये आपकी सिंपल सी एग्जांपल नंबर 9 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने साइट पे आपके वर्किंग की है, इस वर्किंग से आपको ये काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो किसी भी फ्लो चार्ट को अगर आप समझना चाहें आसानी के साथ, तो उसका आसान सा तरीकाकार ये है कि आप किसी रफ़ पेज पे, रफ़ वर्क के तौर पे आप उसकी ये रिक्वायरमेंट्स निकाल लें। ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने फ्लो चार्ट्स वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट, वहीं पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आपने वही रिक्वायरमेंट्स लिख लेनी है, और उन रिक्वायरमेंट्स में से जो जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस समझनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसने समझ ली उसके लिए फ्लो चार्ट क्रिएट करना मुश्किल नहीं है। ये सिंपल सिंपल सा इसका हमारे पास मेथड है। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में अगेन कंडीशंस यूज़ हो रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 की हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है टू डिटर्मिन एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है टू डिटर्मिन नेम ऑफ ए वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर वीक डेज आर एज्यूम्ड फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। तो हमने क्या पूछना है, उस डे का नंबर पूछना है ना यूज़र से। तो हम इनपुट में यूज़र से कहेंगे कि ये क्या लिखा है इसने, नंबर ऑफ ए वीक डे। हमने इनपुट में हमें चाहिए नंबर ऑफ ए वीक डे। ये देखें बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ स्टेटमेंट के। तो एक तो हमें ये इनपुट के तौर पे चाहिए, मिसाल के तौर पे कि वो एंटर करे 2 तो हम उसको ट्यूसडे बताएं, इस तरह से। वो एंटर करे 3 तो हम उसको वेडनेसडे बताएं। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस हमें क्या करना है, प्रोसेस हमें ये करना है कि हमें गिवन नंबर असाइन करना है। ठीक है जी, प्रोसेस हमें ये करना है आइडेंटिफाई रेलिवेंट डे। ठीक है, डिसीजन की क्या हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी, चेक कर लेते हैं। डिसीजन की हमें बिल्कुल डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। हमने नंबर्स की बेस पे डिसाइड करना है, तो डिसाइड डे बेस्ड ऑन गिवन नंबर जो हमें इनपुट में मिला। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या बताना है, हमें वही रेलेवेंट डे बताना है आउटपुट में। सिंपल सा ये उसका एक आप कह लें कि स्नैरियो है। सॉरी। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको फ्लो चार्ट को अब देखें कि इसने इसकी लॉजिक कैसे क्रिएट किया। स्टार्ट किया इनपुट के तौर पे, उसने वो डे का नंबर पूछ लिया इनपुट आउटपुट सिंबल में। उसके बाद डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज़ किया। क्यों, 7 डेज है ना, तो अब आपको 7 डिसीजंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता यूज़र 1 एंटर करेगा, 2 एंटर करेगा, 3 एंटर करेगा, हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। यूज़र की मर्ज़ी है, वो 1 to 7 जो मर्ज़ी एंटर करे। तो हम ये सपोज करेंगे कि यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, तो हमने वो सारी यूज़ किया। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो मंडे प्रिंट कर दें, अगर यूज़र 2 एंटर करे तो ट्यूसडे प्रिंट करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक केस लेते हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि सपोज करें यूज़र ने जो इनपुट एंटर करना था ना, यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया इनपुट 4। ठीक है, अच्छा, आपने वर्किंग वगैरह की, यहाँ पे आया, आपने इनपुट स्टोर करवाया। डेज 1 नो, इधर आ गए। डेज 2 नो, डेज 3 नो, डेज 4 बिल्कुल यूज़र ने 4 एंटर किया है। अब यहाँ पे ये यस का केस है, यस के केस में क्या आ रहा है, प्रिंट थर्सडे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र 4 एंटर करेगा तो उसको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में शो हो जाएगा थर्सडे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे आके फ्लो चार्ट को एंड कर। सिंपल सी लॉजिक है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्लो चार्ट में एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसमें हम बात करेंगे
एक ऐसे सिनेरियो के बारे में जो जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लेकिन हम उसको आसानी के साथ समझ लेंगे। सिंपल उसमें लूप्स यूज़ होंगे। लूप्स में ये होता है कि फ्लो चार्ट में कुछ स्टेप्स हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि फ़्लो चार्ट्स में अगर रेपिटिशन आ जाए, लूप्स आ जाएँ, तो उसको हमने किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से हम ऐसा कोई भी फ़्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।